बच्चों, क्या हाल चाल। विनर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अंकुर मिश्रा आपका स्वागत करते हैं। तो बेटा, जिस प्रकार से हम लोग फिजिक्स का नया नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आज फिजिक्स की रे ऑप्टिक्स के तीसरे पार्ट के साथ आए हैं। जिन बच्चों ने फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड नहीं देखा है, तो उसको जरूर जाकर देखें, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं कि रे ऑप्टिक्स में हमको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। जैसा कि बेटा मैंने पहले ही यहाँ मेंशन कर दिया है कि आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का अर्थात किरण प्रकाशिकी का तीसरा दिन है हमारा, ठीक है। उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण के बारे में, अर्थात स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो सबसे पहले बेटा जान लें कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। आइए सीखते हैं। चलिए देखिए, गोली दर्पण किसे कहते हैं। देखिए बेटा, यदि हम किसी खोखले कांच को, खोखला कांच बेटा मतलब जैसे अगर आपके यहाँ फुटबॉल हो या जब गेंद हो, तो जब वो कभी फट जाती है तो बीच में कैसे होती है, खोखली होती है। कोई भी गेंद बीच में कैसी होती है, खोखली होती है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, खोखला बोलते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम किसी खोखले कांच को, कांच कैसा हो हमारा, खोखला, ठीक है। तो यदि हम किसी खोखले कांच को काट कर उसके किसी एक तल को, किसी भी एक तल को कलई अर्थात पॉलिश लगाकर, क्या लगा के भाई, कलई को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिश, कलई करके अर्थात पॉलिश करके और उससे क्या करें, उसे यहाँ लिख देते हैं, उसे परावर्तक बना दें, तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गोली दर्पण कहते हैं। यदि हम किसी खोखले कांच को काटकर उसके किसी एक तल को कलई करके उसे क्या बना दें भाई, परावर्तक बना दें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, गोलीय दर्पण कहते हैं, राइट, है ना। बेटा गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, आइए सीखते हैं कि कैसे गोली दर्पण बनाते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई कांच है इस तरह से गोले आकार का, ठीक है ना। किस प्रकार का भाई, गोले आकार का। देखिए तो बीच में कैसा है भाई, ये खोखला, ठीक है। अगर बेटा हम इस कांच को बीच से इस तरह से ऐसे काट दें, किस तरह से काटते हैं भाई, इस तरह से। देखिए अगर बीच से हम इस कांच को इस तरह से काट दें, तो आप बताइए कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, कटोरे के आकार का। इसका आकार कुछ किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, अर्थात ये वाला भाग तो दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया है, काट दिया है। हमने क्या लिखा, कहते हैं किसी खोखले कांच को काट कर उसके किसी भी एक तल को, अगर हम इसके ऊपरी वाले तल को इस तरह से पॉलिश कर दें, जैसा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन से ही जानते हुए आ रहे हैं, अगर हम इसके इस तल को क्या कर दें भाई, परावर्तक कर दें, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे। अच्छा, आप इस तरह से भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई गोला है, ठीक है, बन जाओ भाई, ओ नो, देखिए ये, ठीक है भाई। तो अगर आपने इसको इस तरह से काट दिया, कहा सर इस बार हम इस तरह से काटेंगे, और आपने इसको ऐसे, तो ये भी कैसे दिखने लगेगा भाई, कटोरे के आकार का दिखने लगेगा। इस बार आपने क्या कर दिया बेटा, देखिए ये आप हाथ से ऐसे कर दें, क्योंकि हमको लगना चाहिए कि ये कटा हुआ भाग है। इस बार आपने क्या किया, दर्पण के अंदर वाले भाग को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। किसके भाग को पॉलिश कर दिया भाई, अंदर वाले भाग को कलई कर दिए। देखिए आपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पे आपने खोखले कांच को काट कर उसके उभरे हुए भाग को क्या कर दिया था, पॉलिश कर दिया था ना। तो ये अलग प्रकार का दर्पण बन जाएगा, क्योंकि ये गोली दर्पण आपने क्या किया, बीच से काट कर उभरे हुए भाग के। देखिए बेटा आइए समझते हैं, इस तरह के, मतलब इस तरह के, अगर आप काटेंगे किसी भी गोले को, जब आप किसी भी गोले को काटेंगे तो बीच में गोला कैसे होता है, इस तरह से होता है, खोखला होता है, बीच में कैसे होता है भाई, खोखला होता है। जब आपने बीच से इसको काट दिया तो ये दो पार्ट में हो गया, एक तो इस तरह से हो गया और एक किस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। तो जब आपने इसके इस वाले भाग को अर्थात ऊपर वाले भाग को इस तरह से पॉलिश किया, तो इसे हम लोगों ने क्या कहा भाई, अलग प्रकार का ये गोली दर्पण बनेगा। और आपने जब इसके इस वाले भाग को अर्थात ऐसे देखिए, इस वाले भाग को ऊपर वाले भाग को पॉलिश कर दिए थे, अलग प्रकार का दर्पण बन जाएगा। सॉरी, जब आपने क्या किया भाई, अंदर वाले पार्ट को क्या किया थे, पॉलिश किया, तो क्या बन जाएगा, अलग प्रकार का दर्पण बनेगा। ये दर्पण कुछ इस तरह से बनेगा और ये वाला
इस तरह से बनेगा, ऐसे, ठीक है ना, इस आकार का बनेगा। तो दोनों का नेचर अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा भाई कि यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इस प्रकार के बेटा दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं भाई, अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या भाई, कॉनकेव मिरर। और इस टाइप के दर्पण को बेटा हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं भाई, उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं या उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, या इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे होती है, राइट। चलिए नोट करिए। तो आइए बेटा देखते हैं कि गोली दर्पण की जो 2 प्रकार हैं उसकी डिफिनेशंस क्या है, ठीक है ना भाई। तो पहला बेटा गोली दर्पण का प्रकार क्या है, पहला गोली दर्पण का प्रकार है अवतल दर्पण, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो बेटा इसकी डिफिनेशन क्या बना सकते हैं हम लोग बेटा, देखिए, ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है, दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अवतल दर्पण कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये बात समझ में नहीं है, चलिए समझते हैं इसको कैसे। देखिए भाई, अगर हमारे पास कोई बेटा गोली दर्पण है, ठीक है, गोली दर्पण कैसे बनेगा भाई, सबसे पहले हम एक खोखला कांच लेंगे इस तरह से, और उस खोखले कांच को हम लोग क्या करेंगे भाई, बीच से काट देंगे इस तरह से। बीच से काटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है भाई। हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह से बीच से काट दिया, उसके बाद उसके उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, ठीक है भाई। उभरे भाग को पॉलिश कर दिया। तो बताइए बेटा, अगर हम किसी टार्च को लेकर या किसी भी प्रकाशित स्रोत को लेकर यहाँ से प्रकाश अगर हम डालें, तो प्रकाश स्रोत ऐसे जाएगा, प्रकाश स्रोत जाने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, वापस आ जाएगा इस तरह से, ठीक है भाई। ये देखिए, क्यों, क्योंकि आपने कांच के इस वाले तल को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, यहाँ से परावर्तन हो जाएगा। तो आपने क्या देखा बेटा कि ये ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, दबे हुए तल से होता है। ये देखिए दबा हुआ तल है ना भाई, ये देखिए इसका ये उभरा हुआ तल और इस कांच का ये दबा हुआ, अंदर के तल को हम लोग दबा हुआ तल कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा है भाई, दबे हुए तल से हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, अवतल दर्पण कहेंगे। बेटा इसकी एक डिफिनेशन आपको मैं और बता सकता हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा धीमा करके हमारे उससे देखिए कैसे, अगर आपको आसान लगे नोट कर सकते हैं। जैसे यदि हम किसी खोखले कांच को काट कर उसके उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दें, किस वाले भाग को भाई, उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक ना। या क्या भाई, या जो मैंने यहाँ लिखा है कि ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का पतन कहाँ से होता है, दबे हुए तल से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अवतल दर्पण कहते हैं। अब बात आती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो हमने क्या कहा भाई, ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है भाई, दबे हुए तल से। कहाँ से भाई, दबे हुए तल से। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कैसे दबे हुए तल से होता है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। कैसा दबा हुआ तल भाई, देखिए आपने एक कांच लिया, खोखला कांच, ठीक, उस खोखले कांच को आपने बीच से काट दिया, बीच से काटने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा इस बार भाई, आपने इसको बीच से काट दिया तो यहाँ से दिखने लगेगा। और आपने इस बार इसको कहाँ से पेंट किया भाई, अंदर से पेंट किया। मैंने जैसे कि आपको बताया कि गोली दर्पण 2 प्रकार का हो जाएगा, अंदर से आपने पॉलिश कर दिया तो क्या बन जाएगा, तो दर्पण। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर मान लिया आपने प्रकाश किरण, यहाँ प्रकाश के स्रोत से प्रकाश दिया, तार से या किसी भी से, तो प्रकाश किरण क्या होगा भाई, यहाँ से वैसे वापस हो जाएगी। तो इस बार आपने क्या देखा बेटा कि जो दर्पण था उसका ये कैसा तल है, उसका अगर ध्यान से देखें तो कैसा तल है भाई, उभरा हुआ तल है, और ये कैसा तल है भाई आपका, दबा हुआ तल है। तो हमने क्या कहा कि ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है भाई, दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है। गलत लिख दिया भाई, यहाँ पे देखिए गलत हो गया, यहाँ बेटा हम लोग सुधार लेंगे इसको, उभरे हुए, कहाँ से भाई, उभरे हुए। आई एम सॉरी फॉर दैट, नहीं वही डिफिनेशन मैंने 2 बार लिखी, इसको सुधारेंगे बेटा हम लोग क्या करेंगे भाई,
ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है, उभरे हुए तल से होता है। देखिए ये देखिए बेटा हमारा लोग उभरा हुआ तल, ये देखिए उभरा हुआ तल है, तो उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, गोलीय सॉरी उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, उत्तल दर्पण कहेंगे। चलिए बेटा अब हम लोग आगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं देखेंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण को जब तक हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको जब मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा कि अर्थात दर्पण से अलग अलग प्रकार की इमेज कैसे बनती है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक। तो चलिए बेटा देखते हैं। तो आज अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग ये देखेंगे इसके बाद कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित बेटा कुछ परिभाषाएं होती हैं, अगर उसको हम लोग नहीं देख लेंगे तो हम लोग को बेटा इमेज फॉर्मेशन नहीं समझ आएगा कि इमेज कैसे बनेगी दर्पण में, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेटा ये समझते हैं कि दर्पण का ध्रुव कहाँ पे होता है, पोल क्या होता है दर्पण का, ठीक है ना भाई, POLE दर्पण का ध्रुव, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, बीच का बिंदु क्या कहलाता है, आपका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। कैसे सर, चलिए देखते हैं। देखिए बेटा अगर मान लीजिए हमारे पास कोई गोला है, खोखला कांच है जिसको हम लोग कहते हैं, अगर उसको हम लोगों ने बीच से इस तरह से काट दिया बेटा, तो बीच से काटने के बाद वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बताइए काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से पॉलिश कर देते हैं, राइट। तो पॉलिश करने के बाद बेटा ये कौन सा तल बन जाता है, इस वाले तल को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस वाले तल को बेटा हम लोग नाम देते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं भाई, परावर्तक तल। तो वही मैंने क्या कहा, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का, किसका भाई, परावर्तक तल का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बीच का बिंदु। कैसा बिंदु भाई, बीच का बिंदु। बीच का मतलब इसका मान लीजिए कि इसकी पूरी लंबाई, चलिए एग्जांपल लेते हैं, हमारी इसकी पूरी लंबाई यहाँ पे कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बराबर पार्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया कि यहाँ पे इसका बराबर पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ से इसकी दूरी क्या होगा, 4। तो मतलब मैं कहूँ कि अगर आप इसको बराबर पार्ट बांटना है तो आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे, इसको 20 किसी ऐसे बिंदु से काटेंगे जहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी क्या हो, सेम हो। तो वो वाली दूरी क्या होगी, वो वाली दूरी आपकी क्या होगी, बीच वाली दूरी होगी। तो इसी को ये वाला पॉइंट, ठीक ना, इस वाले पॉइंट को हम लोग दर्पण का पोल कहते हैं। मतलब दर्पण का ये परावर्तक तल है, और परावर्तक तल का ये कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु, एकदम बीच का बिंदु, ठीक ना। तो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है बेटा, दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, एकदम सेंटर, ये जो परावर्तक तल है इसके बीच का बिंदु क्या कहलाएगा बेटा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका मानिए पूरी टोटल लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मध्य बिंदु कहाँ पे होगा, इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ पे होगा, अर्थात यहाँ पर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी यहाँ से दूरी 5 भी होगी और यहाँ से दूरी कितनी होगी, 5 होगी। तो देखिए इसका मध्य बिंदु यहाँ पे एकदम सेंटर पे होता है ना। चलिए ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। वक्रता केंद्र क्या है, देखिए तो अब लिखा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या होता है भाई, वक्रता केंद्र कहलाता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है। देखिए बेटा समझते हैं इस बात को। ऐसे मान लीजिए आपने गोलीय दर्पण बनाया, तो कैसे बनाया, आपने कंप्लीट गोला था ना पहले ये इस तरह से, तो आपने क्या किया, इस गोले से काट कर एक भाग बना दिया। तो वही यहाँ पे लिखा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। मान लीजिए आपके पास एक कोई खोखला कांच है, आपने क्या कर लिया भाई, आपके पास कोई खोखला कांच है इस तरह से, जो भाई है ना, आपका इस तरह से कोई खोखला कांच है, ठीक है बेटा, और आपने क्या कर दिया, दिख रहा होगा बेटा, आई होप आपको, आपने क्या किया भाई कि इसको इस तरह से 20 से काट दिया, यहाँ से भाई इस तरह से। जब आपने 20 से काट दिया तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये वाला पार्ट जो है इस तरह से दिखने लगेगा। मतलब अभी ये क्या है, कंप्लीट गोला है, और कोई गोला बनता कैसे है, किसी केंद्र से, सेंटर से ही तो बनता है भाई।
बिना केंद्र के क्या आप कोई गोला बना लोगे? नहीं बना लोगे। आपको अगर कह दिया जाए 2 सेंटीमीटर का क्या बनाइए गोला बनाइए, तो आप क्या करते हैं, गोला प्रकाश लेके पट्टी से नापते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, खींच देते हैं, तो उसका केंद्र हो जाता है। जो बीच में रहता है वो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। तो देखिए भाई, अगर आपने इसको कर दिया और यहाँ से पेंट कर दिया इस तरह से, तो ये क्या बन गया भाई, आपका दर्पण बन गया। अब ये दर्पण बना कैसे? आपने एक गोला था, गोले को काट दिया, तो वो गोले को क्या बेटा काटने से क्या उसका केंद्र बदल जाता है? क्या नहीं बदलता है, मतलब सेंटर तो उसका वही रहेगा। आप जो गोले को चाहे कितने भाग में काटिए, ये देखिए मान लीजिए आपके पास कोई गोला है और इसका सेंटर ये है, ठीक है ना, तो अगर आपने गोले को 2 भाग में काट दिया ऐसे, तो क्या इसका सेंटर बदलेगा? नहीं बदलेगा, इसका सेंटर यही रहेगा, इसका भी सेंटर यही रहेगा। आपने क्या किया, गोले को एक भाग में वो काट दिया, ठीक है ना, ये देखिए 1 2 3 4 भाग में काट दिया, क्या इसका सेंटर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। मान लीजिए आपने केवल इतना भाग कर दिया, ये ऐसे कर दिया, कहा भैया चलो इतना बड़ा गोला, तो क्या इस गोले का सेंटर बदल जाएगा? क्या नहीं बदल जाएगा। आपने इसको पॉलिश कर दिया इस तरह से, ये देखिए दर्पण बन गया, ठीक है ना। अलग अलग तरह का दर्पण बन सकते हैं बेटा। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या कहा, यही बात आपको बताई, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी गोले का केंद्र, मतलब ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग हुआ उसी का ये केंद्र आपका क्या कहलाएगा, उसी का सेंटर क्या कहलाएगा, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। चलिए ठीक, समझ में आ गई होगी। नहीं समझ आया होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके और अलग से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, ठीक है ना भाई। मुख्य अक्ष, अब मुख्य अक्ष क्या है बेटा, ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। अब ध्रुव क्या है, मैंने आपको बताया ये कि दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, तो ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र क्या है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र क्या होता है भाई, वक्रता केंद्र होता है। अब मुख्य अक्ष की बारी आई, तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे भाई, तो मान लीजिए अगर आपका यहाँ दर्पण का क्या होता, ध्रुव होता, ठीक है ना, तो हमने क्या कहा कि ध्रुव तथा, कहा भाई, ध्रुव तथा केंद्र से, कौन से केंद्र से भाई, वक्रता केंद्र से, ये वाला ध्रुव और ये वाला वक्रता केंद्र। तो देखो बेटा ध्रुव ये है ना भाई, ध्यान से देखिए, आइए एकदम समझिए, ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर ये जाने वाली रेखा ना, दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ये कैसा दर्पण है बेटा, आपको अगर ध्यान से दें तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, ये किसका मुख्य अक्ष हो गया भाई, कॉन्वेक्स का मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे भी कॉनकेव मिरर का अर्थात अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष कैसे होगा, भाई अगर इसका ध्रुव है, जिसका भी गोला जिसका केंद्र ये होगा, राइट, तो यहाँ पर इसका मुख्य अक्ष क्या होगा, दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये क्या हो जाएगी बेटा आपका मुख्य अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, मुख्य अक्ष बोलेंगे, राइट, इसका मुख्य अक्ष ये होगा। चलिए आगे चलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होगी बेटा, देखिए आपने कोई गोला बनाया, तो गोले का इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस गोले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बाहर होता है इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं बेटा, परिधि बोलते हैं, और इसका ये सेंटर होता है। तो आपको पता है कि परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर गोले की इस परिधि के एक तरफ, मतलब एक तरफ क्या बना, परावर्तक बना दिया है, तो ये ध्रुव हो गया, फिर भाई आपने यहाँ परावर्तक बना दिया, इसका ध्रुव ये हो गया। तो अब बात आई किसकी भाई, वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग भाई, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये देखिए दर्पण का ध्रुव ये है और ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की ध्रुव से लेकर ये सेंटर तक, कहाँ तक भाई, ये वाली दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है बेटा। अच्छा, वक्रता त्रिज्या से एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो क्या है कि बेटा जो वक्रता त्रिज्या होती है इसको हम r से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भाई, r से व्यक्त करते हैं, कैपिटल R। और ये जो वक्रता त्रिज्या होती है बेटा, ये फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। कितने बराबर होती है, 2 गुने, मतलब 2 गुणे फोकस दूरी के बेटा f से व्यक्त करते हैं। r = यहाँ पे हो जाता है 2f। अर्थात आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपका जो यहाँ देते हैं बेटा, थोड़ा जगह कम है तो यहाँ देते हैं कि मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो वक्रता त्रिज्या होती है बेटा वो बराबर होती है किसके भाई, 2 गुणे फोकस दूरी। किसके बराबर होती है भाई, 2 गुणे फोकस दूरी के बराबर होती है।
ठीक है ना। मतलब अगर वक्रता त्रिज्या आपकी 4 है, सॉरी अगर आपकी फोकस दूरी कितनी है भाई 2 है, तो वक्रता त्रिज्या 2 दूनी कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, जस्ट 2 गुना। अगर आपकी फोकस दूरी 3 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 हो जाएगी। अगर आपकी फोकस दूरी 8 है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगी, आप लोग जवाब दीजिए इस बार, 16 हो जाएगी। राइट भाई, अगर आपका फोकस दूरी कितना है 5 है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। राइट, चलिए ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में होगी कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अब आते हैं बेटा मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए बेटा अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना भाई। नहीं चलिए यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं इस बात को, यहाँ पर अलग से लिख देते हैं क्या भाई कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, ठीक है भाई, नोट लीजिए इस बात को, r बराबर 2f। चलिए अब देखिए भाई मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान समझना है हमको। इसमें लिखा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। सबसे पहली बात तो ये समझना, कई बच्चों को ये बात नहीं समझ आती है, समांतर किसे कहते हैं। समान अंतर का, समांतर का मतलब पड़ेगा भाई समान अंतर, समांतर रेखाएं हमको सीखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए बेटा ये रेखा, ये देखिए ये रेखा है कैसी भाई समांतर रेखा। आप लोगों ने रेल की पटरी देखा होगा, रेल की पटरी कैसी होती है भाई समांतर रेखा होती है। ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो कभी मिलती नहीं है, ठीक है ना, ऐसी रेखाएं जो कभी ना मिले, अर्थात अनंत पर जाकर मिले, कहीं मिले ही ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई समांतर रेखा कहेंगे। और इनकी दूसरी खासियत क्या होती है बेटा, इनकी बीच की दूरी हर जगह समान होती है। इसकी बीच की दूरी यहाँ 4 है, यहाँ भी इसकी दूरी कितनी होगी 4 होगी, आगे भी इसकी दूरी कितनी होगी 4 होगी, ठीक है ना। ध्यान क्या बोल रहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के पश्चात में जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, अभिसारित को बेटा अगर थोड़ा सरल भाषा में जाने इसको बोलते हैं इकट्ठा, जिस बिंदु पर इकट्ठा होती है, ठीक है। अपसारित या क्या होती है अभिसारित या अपसारित। अपसारित का मतलब होता है बेटा फैलना, जिस बिंदु पर अभिसारित होती हैं या जिस बिंदु से क्या होती हैं अपसारित होती है, उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए बेटा फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। हम दोनों के लिए आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण का आपका मुख्य फोकस कहाँ पे होता है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है। चलिए इसको मिटा दो बेटा, हाँ हटा सकते हैं इसको। चलिए देखिए पहले हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने कोई ले लिया, क्या ले लिया गोली दर्पण ले लिया, सॉरी गोला ले लिया। अब इस गोले को हम लोगों ने क्या कर लिया भाई 20 से इस तरह से काट लिया, 20 से इस तरह काटेंगे ये इस तरह दिखने लगेगा, ये देखिए काट दिया 20 से, वासी हो गया। आपने इसको क्या कर दिया भाई पॉलिश कर दिया, पॉलिश करने के बाद आपने क्या बना दिया इसको परावर्तक बना दिया। जैसे आपने परावर्तक बनाया कि क्या हो गया भाई आपका गोली दर्पण। गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा भाई दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अब गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र क्या होता है वक्रता केंद्र होता है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अब देखिए दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, चलिए इसको पूरे ही बना देते हैं। ये देखिए दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या हो जाती है बेटा मुख्य अक्ष हो जाती है। क्या हो जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, राइट। अब ये क्या कह रहा है भाई साहब कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, तो चलिए मुख्य अक्ष ये है तो इसके समांतर कुछ प्रकाश किरणें ले लेते हैं। ये देखिए एक प्रकाश किरण मैंने यहाँ से ले ली, ये देखिए तो ये प्रकाश की किरण जो है ये इसके समांतर है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए यहाँ भी इस तरह से हमने एक किरण और ले लिया, ठीक है बेटा, और ले लिया नीचे से आप ले लीजिए एक प्रकाश की किरण कोई, ठीक ना, या यहाँ से एक प्रकाश कोई किरण ले लीजिए। तो आप लोग और हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं बेटा ये मुख्य अक्ष के समांतर है, पैरेलल, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा
कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, देखो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, ये इस तरह से लौट के आएगी, यहाँ ये भी परावर्तित हो जाएगी कि ये इस तरह से लौट के आएगी, राइट, ये इस तरह से परावर्तित यहाँ पे लौट के आएगी, ये परावर्तित होकर कहाँ लौट के आएगी, यहाँ पे लौट के आएगी, ठीक है ना। तो इसी बिंदु को बेटा हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ये किसका मुख्य फोकस हो गया आप बताइए, ये कौन सा दर्पण है आपका भाई, अवतल दर्पण, क्या भाई आपका अवतल दर्पण, ठीक ना, ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, मुख्य फोकस की, ठीक है ना। तो चलिए इसको बताएंगे। देखिए भाई, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए बेटा क्या कर रही, चल रही है सर आगे, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती हैं, अभिसारित अर्थात इकट्ठा होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए बेटा, जब किरणें इकट्ठा होती हैं इस तरह से, जब इस तरह से प्रकाश किरणें इकट्ठा होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारित होना। क्या भाई, किरणों का अभिसारित होना, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेंस में ये सब बातें बहुत आपको ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है ना। लेंस में आपको ये सब बातों को अगर ध्यान नहीं रहेगा तो हम कुछ बातें कम समझना है। तो इकट्ठा होने को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारित होना। जब किरणें इकट्ठा होंगी तो अभिसारित होना। चलिए बेटा आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई प्रकाश की किरण है, कोई हमारे पास इस तरह से गोला है, ठीक है भाई, इस तरह से गोला हो लो भाई, ठीक ना। और हमने इसको बीच से क्या कर लिया भाई, काट लिया। तो काटने के बाद ये भी कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है भाई, इस तरह से दिखने लगेगा। अब हमने क्या कर दिया, इसको बीच से इस तरह से काट दिया। अब इस बार हमने गोली इस खोखले का कहाँ से पेंट किया भाई, अंदर से पेंट किया। तो आपको अभी भी मैंने सिखाया था कि अंदर से पेंट करने पे कैसे दर्पण बन जाएगा भाई, उत्तल दर्पण बन जाएगा। कि भाई आई होप बेटा आप लोगों ने थोड़ा इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि मुझे जगह थोड़ा कम मिली तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा। आप लोग बेटा इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो अब देखिए, इसका हम लोग ध्रुव कहाँ पे है, चलिए दर्पण के ये परावर्तक तल है, दर्पण के परावर्तक तल का ये मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। इसका केंद्र कहाँ है, वक्रता केंद्र कहाँ है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र है ना भाई, ये वाला सेंटर क्या कहलाएगा भाई, वक्रता केंद्र कहलाएगा। मान लीजिए पूरे गोले का केंद्र ये था, तो इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब मुख्य से क्या है, दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। आइए मेरे साथ रिपीट करिए, क्या भाई, दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये देखिए ये सेंटर, दिस इज द सेंटर। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका मुख्य अक्ष हो गया ना, राइट, एकदम समझाना से गट। तो दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या होगी बेटा, आपका मुख्य अक्ष हो गया। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। थोड़ा लाइन टेढ़ी है, आप लोग सीधा बनाइएगा, पटरी और प्रकार की सहायता से आप लोग क्या करेंगे, इसको चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। हर एक फिगर बनाइएगा तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब मैंने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को ले जाना है, ले गए भाई, यहाँ से भी एक मुख्य अक्ष के समांतर ले गए। ये सब प्रकाश किरण कैसे बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। यहाँ से प्रकाश किरण ले गए इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से प्रकाश किरण ले गए, ठीक है ना भाई। तो होगा क्या बता, आप लोग बताइए, होगा क्या कि ये प्रकाश की किरण आपकी, सेंटर थोड़ा हम लोग और आगे बना लेंगे, गोला थोड़ा बड़ा होता है। तो देखिए भाई, ये क्या होगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से क्या हो जाएगी भाई, इस तरह से लौट जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, राइट, यहाँ से, क्योंकि आपने इसको क्या चमकदार बना दिया है। और ये वाली प्रकाश किरण भी यहाँ से ऐसे वापस चली जाएगी, राइट। और ये वाली प्रकाश की किरण तो भाई तक से ऐसी वापस आ जाएगी। ये जान लीजिए बेटा कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के सेंटर पे जाती है वो हमेशा जो ध्रुव से टकराएगी वो हमेशा उसी दौरान से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। इसका कारण मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि प्रकाश किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वापस हो जाती है। प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये प्रकाश किरण एकदम अभिलंबवत पड़ी, देखिए एकदम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पर रही है, तो ये 90 अंश जाएगी, 90 अंश क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, तक तक, ठीक है, एकदम सीधा राइट। चलिए समझ आ गया। ये प्रकाश किरण भाई इस तरह से क्या हो जाएगी, आपकी वापस हो जाएगी इस एंगल से। ये भी प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, थोड़ा और इसको ऊपर बना लें हम लोग, क्योंकि पटरी प्रकार बनाएंगे बेटा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिगर को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा कि ये प्रकाश किरण वापस आ रही है,
लेकिन बेटा जब कभी भी आप दर्पण देखते हैं या कभी भी मनुष्य ने पहली बार दर्पण देखा होगा, उसको क्या लगा होगा कि ना ऐसा शीशा देखा, पूरी मेरे तरह ये अंदर क्यों घुस गया है। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो ये चेहरा है या आपका ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये अंदर कहीं शीशे में, ठीक है भाई। तो हम लोग को हमारी आंख, अगर हमको आंख रख दी जाए यहाँ पे, तो हमारी आंख क्या दिखेगा, हमारी आंख को ये थोड़ी दिखेगा कि प्रकाश किरण यहाँ से गई और यहाँ से परावर्तित हुई। हमारी आंख को केवल एक चीज दिखता है, क्या दिखता है, किरणों का मिलना। क्या दिखेगा भाई, एक चीज जान लीजिए, हमारी आंख को केवल क्या दिखेगा, किरणों का मिलना। क्या भाई, किरणों का मिलना। तो हमें लगेगा बेटा कि ये प्रकाश की किरण कहीं यहाँ से आ रही है, ऐसे देखेंगे भाई यहाँ, तो लगेगा ये प्रकाश की कहीं कहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही, सेंटर से आ रही। थोड़ा बेटा हमारा सेंटर थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है भाई। ये देखिए ऐसे लगेगा ये प्रकाश किरण यहाँ से, ये लगेगा ना भाई ऐसे, ये भी प्रकाश किरण अंदर से आ रही है। ये लगेगा भाई ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, अंदर। ये भी लगेगा ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही है। ये देखिए ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा बेटा, मुख्य फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा अगर ध्यान से देखिए आइए, तो ये लगेगा, देखिए अगर इस तरह से देखा जाए लगेगा प्रकाश किरण ऐसे फैल रही है। क्या हो रही है भाई, फैल रही है। ये देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण क्या लग रही है, यहाँ प्रकाश किरण ऐसे इकट्ठा हो रही है, देखिए और यहाँ पर प्रकाश किरण बेटा देखिए एक क्या हो रही है, एकदम फैल जा रही है, ठीक है ना। तो इस फैलने वाली क्रिया को, ये जो फैल रही है प्रकाश किरण, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अपसारित होना। क्या होना भाई, इस वाली घटना को हम लोग बोलते हैं अपसारित होना, और इस वाली घटना को जो यहाँ पे हमने लिखा था अभिसारित, इसको ये बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉमन चीजें देखी जाए बेटा, दोनों दर्पण में कॉमन क्या है, दोनों दर्पण में क्या कॉमन है, यहाँ मुख्य अक्ष है, यहाँ भी मुख्य अक्ष है। यहाँ प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, यहाँ प्रकाश किरणें क्या चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। तो आप कॉमन डिफिनेशन क्या बनी, देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर अभिसारित या क्या भाई अपसारित होती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। देखिए अगर इकट्ठा हुई तो अभिसारित बोल देंगे और फैलित क्या बोल देंगे, अपसारित, ठीक है ना भाई। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित या अपसारित होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब बेटा आगे हम लोग देख लेते हैं कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। क्या देख लेते हैं भाई, फोकस दूरी। फोकस दूरी बहुत ही आसान है, तुरंत देख लेंगे, ठीक है ना। फोकस दूरी लास्ट डेफिनेशन है आपकी ये, फोकस दूरी एकदम सरल से परिभाषा क्या भाई, दर्पण के ध्रुव, क्या भाई दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये देखिए कैसे होगा, ठीक है। ये देखिए दर्पण का ध्रुव ये है और इसका फोकस ये है। जिस प्रकार दर्पण के ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी का आप लोगों ने क्या कहा था, वक्रता त्रिज्या कहा था, ठीक उसी प्रकार दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है ना भाई। दर्पण के ध्रुव तथा किसके बीच की दूरी भाई, फोकस की बीच की दूरी क्या कहेंगे भाई, फोकस दूरी, है ना बेटा। इसको किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से भाई, स्मॉल एफ से इसको प्रदर्शित करते हैं, देख लीजिएगा क्या भाई, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी और बेटा क्या कि आपकी ये जो फोकस दूरी होती है ये बराबर होती है वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या बटे 2, ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें नोट कर लीजिएगा इसको। दूसरी प्रॉपर्टी क्या भाई, एफ बराबर होता है r/2, अगर इसको सिंबॉलिक देखा जाए। इसका मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि अगर किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 है, यानी कि 10, अगर ये 10 है, इसकी फोकस दूरी 10 इसकी आधी हो जाएगी, कितने हो जाएगी बेटा 5। अगर किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है भाई आपका 15 है, तो अगर 2 से भाग कर दोगे कितना हो जाएगा 7.5, जस्ट आधा, 7.5, इसको हम लोग बोलते हैं भाई। अगर किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना बेटा 20, तो आप जवाब दीजिए इसका फोकस दूरी कितना होगा बेटा 10, राइट, गुड। भाई आप लोग को समझ में आ रहा है।
तो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, अगली क्लास को बेटा कोई नहीं मिस करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लास, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जब तक आप इस क्लास को नहीं देखेंगे तो अगली क्लास भी नहीं समझ आएगी, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है ना। हाउ विल बी ड्रा इमेजेस थ्रू स्फेरिकल मिरर, ठीक है भाई, स्फेरिकल मिरर के द्वारा, गोली दर्पण के द्वारा हम लोग किस तरह से क्या बनाएंगे भाई, इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे भाई। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।